एरोमेटिक होता है, एक नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक। डिटेल हम लोग कहां पढ़ेंगे, डिटेल हम लोग इसको जीओसी में पढ़ेंगे। यहां पर हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको टॉटोमेरिज्म में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक की पहले कंडीशन एक बार देख लीजिए, फिर जब एग्जांपल्स लेंगे तो इसको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके लिए हो जाएगा। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए पहली कंडीशन होती है प्लेनर, मतलब जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं वो प्लेनर होना चाहिए। जो एंटी एरोमेटिक होती है उसकी भी पहली कंडीशन क्या होती है, प्लेनर। दोनों के लिए फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल सेम होती है, मतलब पहली कंडीशन से हम लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन एरोमेटिक के लिए क्या होती है, इसके लिए कंडीशन ये होती है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, अब ये क्या होता है पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको बताएंगे क्या होता है कॉन्जुगेशन, क्या होता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन, क्या होता है। क्लियर नहीं क्लियर? इसकी भी सेकंड पोजीशन, सेकंड कंडीशन जो होती है एंटी एरोमेटिक की भी सेकंड कंडीशन जो होती है वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही होती है। मतलब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा है वो प्लेनर है तो उस बिहाफ पे हम उसे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं कह सकते। अगर उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है तब भी उस बिहाफ पे भी हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं कह सकते। जो थर्ड एंड लास्ट हमारे पास कंडीशन होती है वो हमारे पास हमको डिस्टिंग्विश करके दे देती है कि ये हमारे पास एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। उसके लिए जो कंडीशन होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर 2 पाई, देखो जो ह्यूकल रूल है वो आपको हम वहां बताएंगे, ठीक है। यहां पर आपको बस हम एक बात बता रहे हैं, एक छोटी सी छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसकी डिटेल सारी, ह्यूकल रूल क्या होता है और एरोमेटिक एंटीमेटिक कैसे निकाले जाते हैं, कहां कहां होते हैं, ये सारी डिटेल हम कहां पढ़ेंगे, जीओसी में पढ़ेंगे। बेटा यहां पर हम उतना पढ़ रहे हैं जितना हमको यहां पर जरूरत है, ठीक है। हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। और थर्ड कंडीशन जो इसमें आती है एंटी एरोमेटिक में वो ये आती है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके आगे होता रहता है, काफी लंबी चेन होती है, तो वो एक रूल है, ह्यूकल रूल है, उसके हिसाब से निकाला जाता है। लेकिन इससे आपका काम बन जाएगा, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम पूछें, पहले आपसे पूछें कि प्लेनर कैसे हम पहचानेंगे, तो प्लेनर वाली कंडीशन को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि प्लेनर वाली कंडीशन आप नहीं बता पाएंगे, कभी भी आप प्लेनर वाली कंडीशन नहीं बता पाएंगे। प्लेनर वाली कंडीशन या तो आपको बुक बताएगी या आपको टीचर बताएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई हमको कंपाउंड जो है कॉपी पे बना के दे दिया जाए या बुक में दे दिया जाए तो हम उसे देख के नहीं बता पाएंगे, या ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे हम उसे बता पाए कि यह प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। क्लियर नहीं क्लियर? वो आपको टीचर बताएगा या आपको बुक में पहले से लिखा होगा कि भैया ये कंपाउंड प्लेनर होता है, ये नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है उसकी फिक्र ना करें। जब भी आप एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात करें, कंडीशन जरूर होती है प्लेनर प्लेनर, लेकिन ये आप जान नहीं पाएंगे तो इसको आप भूल ही जाइए कि मतलब इसको हमको नहीं देखना होता है, हालांकि देखना होता है। मान लिया अगर कोई कंपाउंड आपको लिख दे कि ये नॉन प्लेनर है, एग्जांपल के तौर पे आपको वो लिख के दे दे कि ये नॉन प्लेनर है, तो आप जड़ से ही मना कर दीजिए कि ना ये एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है, और वही उसमें लिख दे ये प्लेनर है। अगर वो आपसे एरोमेटिक पूछेगा या एंटी एरोमेटिक पूछेगा तो बताएगा कि ये प्लेनर होता है, ठीक है। नहीं होता है तो मान के चलते ये प्लेनर है अंटिल वो हमको लिख के ना दे कि ये नॉन प्लेनर है। क्लियर नहीं क्लियर? अब हम जो भी कंपाउंड आपको देंगे वो सब प्लेनर बना के देंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको ये बना के दिया, एक कंपाउंड हमारे पास ये है। अब पहले आपको बताएंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन ये होता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आने का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास पाई बॉन्ड हो, उसके बाद एक सिग्मा बॉन्ड हो, फिर एक पाई बॉन्ड हो, ठीक है। अगर ऐसी सीरीज बनती चली जाती है तो उसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। तो पूछा जाए इस कंपाउंड में क्या कॉन्जुगेशन है, जरा चेक करना, यहां से स्टार्ट करना। ये देखो ये पाई हो गया, उसके बगल में ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, पाई सिग्मा पाई, मतलब मस्त कॉन्जुगेशन है हमारे पास। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो पाई होगा वो 1 3 पोजीशन पे होगा, 1 और 3 पे होगा, 2 नंबर पे सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसके आगे पूछे जाए कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, तुम यहां से स्टार्ट करो, कहोगे पाई
फिर सिग्मा, फिर सिग्मा। जब कभी भी दो सिग्मा एडजेसेंट पे आ जाते हैं तो वहां पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, वहां पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। मतलब अगर हम यहां से स्टार्ट किए तो पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा, मतलब यहां पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन तो है लेकिन पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, इसमें कॉन्जुगेशन तो है बट इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से स्टार्ट किया पाई सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, दो सिग्मा एडजेसेंट पे आ गए, अगल बगल में दो सिग्मा आ गए, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन तो है बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन क्या होता है? सर अगर हम यहां पर भी एक पाई बॉन्ड लो, देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है। कैसे होता है? यहां से स्टार्ट करो पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, मतलब कहीं पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रिंग में इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्लियर नहीं क्लियर? अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन की कंडीशन समझ में आई कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता क्या है। अभी हम नहीं बता रहे कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, पहले हम सारी बातें बता ले जाए। ठीक है, हमारे पास प्लेनर हमको देखना नहीं होता है, हमने तुमको पहले ही बता दिया ये प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर तुम देख के नहीं बता सकते और ना ही हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि बेंजीन प्लेनर होता है, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है कि आप देख के बता पाए, इसलिए इस कंडीशन को हम अप्लाई ही नहीं करते। इस कंडीशन को हम अप्लाई ही नहीं करते। अगर हमको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पूछ रहा है तो इसका मतलब है, अगर तुमसे ये पूछे कि इसमें कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक है, तुमको इसका मतलब ये मालूम होना चाहिए कि दोनों ही प्लेनर होंगे, या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। तो दोनों में से एक कोई ना कोई उसमें जो है एक एरोमेटिक होगा एक एंटी एरोमेटिक होगा, मतलब उसमें से कोई ना कोई, मतलब दोनों ही क्या है उसमें प्लेनर है। तो प्लेनर वाली कंडीशन को छोड़ के सेकंड वाली कंडीशन से हम स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, अब इसको पहली कंडीशन नहीं कहेंगे, अब इसको पहली कंडीशन कहेंगे। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। फिर हम उसमें क्या देखते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हमको एरोमेटिक चाहिए तो उसमें या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर नहीं क्लियर? और अगर हमको एंटी एरोमेटिक चाहिए तो या तो उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अब हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ ये कंपाउंड जो बना हुआ है, बेंजीन बना हुआ है, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब आप लोग तो खैर बताइए, मालूम ही होगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्यों होता है वो भी जरा देख लीजिए। देखिए यहां पे क्या होता है, पहली कंडीशन हमको क्या देखना है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, बात समझे रहे ना? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। देखो इन तीनों में से कोई भी एक रूल का अगर वायलेशन हुआ तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाया करेगा। मतलब अगर हमने उसमें देखा कॉन्जुगेशन तो है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो सीधे नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो यहां से अगर हम इसमें देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? हमने कहा पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अभी ये या तो एरोमेटिक हो सकता है या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब चूंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन आया ना, तो या तो ये एरोमेटिक हो सकता है या ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अब पूछा जाए आगे बढ़े कि ये है क्या, तो हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं। या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जरा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। देखो इसमें 2, यहां पर 2 होंगे, यहां पर 2 होंगे, यहां पर 2 होंगे। एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे। टोटल सम करो कितना आए बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब वो क्या हुआ बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बेंजीन एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि वो प्लेनर होता है, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अगर हम तुमसे ये पूछ दें ये क्या है, हम तुमको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये कंपाउंड प्लेनर है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, हमने बता दिया प्लेनर है। सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, देखो पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा, इसमें सर कॉन्जुगेशन तो है बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है।
कॉन्जुगेशन तो है बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसमें नहीं पाया जा रहा है, दैट मींस, इसका क्या मतलब हुआ, ये ना तो हम, अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो ना तो ये एरोमेटिक हो पाएगा ना ये एंटी एरोमेटिक हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ना तो ये एरोमेटिक की कंडीशन में आ रहा है ना एरोमेटिक में आ रहा है। जब ना जब 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 कोई भी कंपाउंड ना एरोमेटिक में आए ना एंटी एरोमेटिक में आए, तब फिर वो नॉन एरोमेटिक की कंडीशन में जाता है। क्लियर नहीं? नॉन एरोमेटिक की जो है कैटेगरी में, कंडीशन में, कैटेगरी में चला जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर। तो ये कंपाउंड जो हमने सेकंड वाला लिखा है, ये हमारे पास क्या है, जब कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो ना ये एरोमेटिक हो सकता है ना ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ये कैसा हुआ बेटा? नॉन एरोमेटिक हुआ। क्लियर नहीं? क्लियर। अच्छा, अगर हम यहां पर तुमसे ये कह दें, ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास ये, तो पहली कंडीशन क्या होती है, प्लेनर। हमने तुमको बता दिया कि ये प्लेनर है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करोगे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखो यहां से चेक करो, पाई सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, मतलब पूरी रिंग में मस्त कॉन्जुगेशन मौजूद है, बढ़िया सा कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब, कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब या तो वो एरोमेटिक हो सकता है या फिर वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अब हमको ये तय करना है कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो हम लोग उसके पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। जरा देखो, यहां पर एक पाई, यहां पर एक पाई, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हुए। क्योंकि एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 इधर लिख लिए, 2 इधर लिख लिए। इसका सम किया तो कितना आया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन होती है बेटा, एंटी एरोमेटिक की होती है। इसलिए ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो गया। क्लियर नहीं? क्लियर। अब अगर आपको कोई भी कंपाउंड लिख के दे दिया जाए, पूछा जाए बताओ ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, दो तीन चीजें हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्लियर नहीं? क्लियर। तो आप लोग पहले क्या चेक करेंगे, प्लेनर। प्लेनर के बाद क्या चेक करेंगे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन के बाद आप पाई इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे। अगर इसमें से तीनों में से कहीं से भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मान लिया उसमें कॉन्जुगेशन तो है लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, बस वहीं से वो चला जाएगा किसमें, नॉन एरोमेटिक में। लेकिन अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन मौजूद हो गया, तब फिर ये डैम श्योर है कि या तो वो एरोमेटिक होगा या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा उसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2, 6, 10। ये पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो एरोमेटिक हो गया। 4 और 8 अगर मौजूद हैं तो फिर वो एंटी एरोमेटिक हो गया। फिर मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है, ये इसकी डिटेल स्टडी नहीं है। डिटेल स्टडी कहां आएगी बेटा, जीओसी में आएगी। क्लियर नहीं? क्लियर। फटाफट इसे जो है नोट कर लें या इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इसमें क्वेश्चन कराते हैं। बहुत जल्दी करिए, बहुत जल्दी करिए। चलिए 1 2 3 गो। अच्छा, अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कुछ भी होता है तो वो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कुछ भी नहीं होता। ठीक, एरोमेटिक से कम स्टेबल जो होता है वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है, और नॉन एरोमेटिक से भी कम जो होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। कम नहीं होता, ये होता है लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि ये बहुत कम नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में बहुत कम पाया जाता है, बहुत लीस्ट होती है। अगर धोखे से किसी भी केस में ये बन जाता है तो फटाक से अपने आप को ये मॉडिफाई कर लेता है, या फिर वो कंपाउंड बनता ही नहीं एंटी एरोमेटिक वाला। ध्यान देना, एंटी एरोमेटिक जो है सबसे कम स्टेबल होता है पूरी ऑर्गेनिक में, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा जो है क्या होता है हमारे पास, स्टेबल होता है। अब एक क्वेश्चन हम जो कल जहां से छोड़ा था वहीं से उठा लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और पूछा गया कि बताओ उसमें टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। क्लियर नहीं? क्लियर है। बच्चे पूछते हैं टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर एक बात देखो, टॉटोमेरिज्म तो हो सकती है। कैसे होगी, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा वाला कंपाउंड Z होता है, उस पे ऑक्सीजन है। हम लोग 2-3 दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये कंडीशन फुलफिल है।
जेड पे जो है ऑक्सीजन हो सकता है, ये देखो लिखा भी हुआ है कोन्स के तौर पे, ठीक। फिर डबल बॉन्ड से जो जुड़ा वाला कंपाउंड होता है वो वाई होता है, जो एलिमेंट होता है या एटम होता है वो कौन सा होता है, वाई होता है। तो ये हमारे पास वाई हो गया। अब एक्स या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर हम इसे एक्स ले रहे हैं तो फिर वही बेयर स्ट्रेन थ्योरी, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर, ये डबल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा, ये यहां पे, ये यहां पे, और बेयर स्ट्रेन थ्योरी लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस वजह से हम यहां पर डबल बॉन्ड ले जा नहीं सकते। तो हम लोग कहेंगे चलो एक्स इसको मान लेते हैं। एक्स को एक्स मानेंगे तो हमको दिख रहा है कि यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है इस वाले पोजीशन पे, तो ये अपना एच इसे दे देगा और ये अपना डबल बॉन्ड इसे दे देगा। जब ये इसे दे देगा तो जो कंपाउंड बन के आएगा डॉक्टर साहब वो ये आ जाएगा, ये जरा देख के बताइएगा। ये हमारे पास ये कंपाउंड बन के आ गया, देखो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, एच यहां पे पहुंच गया। अब जब इसको हमने चेक किया तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक हुआ। सर जो एंटी एरोमेटिक होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है, वो बनता ही नहीं है। जो एंटी एरोमेटिक होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है, वो नेचर में बनता ही नहीं है। तो अगर इसको मालूम है कि आगे एंटी एरोमेटिक बनेगा तो ये टोटोमेरिज्म करेगा ही नहीं। ध्यान देना, अगर कोई कंडीशन ऐसी फंस जाए कि आगे चल के वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो कह देना इसमें ये फिनोमिनन हुआ ही नहीं, कोई भी फिनोमिनन हो। आगे बहुत सारी ऑर्गेनिक में तुमको चीजें पढ़ाएंगे, क्लोरिनेशन बहुत बहुत कुछ पढ़ाएंगे। अगर अगर हमारे पास इंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारे पास एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो फिर वो जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो समझो हुआ ही नहीं, वो मना कर दो कि ये होगा ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये हमारे पास प्रोसेस नहीं होगा, ये हमारे पास ये कंडीशन ही नहीं होगी, उसको फटाक से मना कर दो। अगर इंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, एंटी एरोमेटिक। देखो टोटोमेरिज्म तो होने के बाद क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। जैसे ही हमको एंटी एरोमेटिक बनता हुआ दिख गया हमने कहा देखो ये अब ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आए तुरंत मना कर दो कि ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करने वाला। क्लियर नहीं क्लियर? कोई डाउट? चलें बेटा इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चले बेटा, नोट हो गया? इसको देख लें, नेक्स्ट कंपाउंड। क्वेश्चन तो बहुत प्यारे प्यारे करा देंगे। देखो अब तुमको ये दे दिया गया, जैसे तुमको ये दे दिया जाएगा तुम लोग कहोगे कि इसमें क्या है, लेकिन इधर चूंकि ये एक डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, इसमें अगर टोटोमेरिज्म होंगे तो डबल बॉन्ड फिर यहीं पर भी तो आएगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, तो ये वाला हमारे पास जो होगा वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और कोई भी रिंग या कोई भी कंपाउंड अपने आप को एंटी एरोमेटिक करना नहीं चाहता, तो ये हमारे पास टोटोमेरिज्म ये नहीं शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? नहीं आ रही? चलो एक जेई लेवल का बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, अगर आप लोग कर पाओ तो। जेई लेवल का क्वेश्चन देते हैं आपको। पूछा गया इसमें टोटोमेरिज्म होती है, तो पूछा नहीं गया, बताया गया कि टोटोमेरिज्म होती है इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने अगर इसको z माना तो ये तो z हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा। अब x ये है और ये है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। जेई लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब ये ना हो कि जो जेई लेवल का बोल दिया तो नीट वाले एकदम कहते ना 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 हमको तो करना ही नहीं है। सर ने जेई बोला कैसे? अब एक बात आप समझ लीजिए कि जेई मेंस जो है और नीट का लेवल लगभग लगभग बराबर बराबर है। एडवांस की बात नहीं कर रहे, जेई मेंस और नीट का लेवल में अब कोई फर्क नहीं रहा, और आने वाले टाइम में लगभग लगभग ये फर्क समाप्त हो जाएगा। तो आप जेई या अगर आपसे कोई आईआईटी का नाम ले ले या जेई का नाम ले ले, पुराने जो क्वेश्चन होते हैं वो आईआईटी के नाम से आते हैं,
कि वो आईटी क्वेश्चन है, वो जेई का क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है, करना है। अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो करिएगा। तो क्वेश्चन अभी ये पूछा गया आपसे, क्वेश्चन ये पूछा गया कि दोनों तरफ से उन्होंने बना दिया, उन्होंने दोनों तरफ से टॉटोमर बना दिए। एक टॉटोमर आपका ये हो जाएगा, देखो ये उसने OH हो गया और डबल बॉन्ड यहां पर आया। अगर X इसको मानेंगे तो दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला जो बनेगा ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला बनेगा इधर साइड में। अब एक तरफ इधर, एक तरफ ये बन रहा है, एक तरफ ये बन रहा है, दोनों ही टॉटोमर है। क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला ये वाला, कौन बता सकता है। चले, बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमें लग रहा है कि ये जो है सब नीट वाले ही बैठे हैं, कोई जेई वाला नहीं आ रहा है। आए आए एक दो जवाब आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, वाह भैया वाह। चलो खैर, देखिए बेटा, अभी आपको 2 दिन पहले हमने आपको बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाई थी। अब अगर डबल बॉन्ड यहां पर आ रहा है और ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अभी आगे इसको और डिटेल बताएंगे। अभी आपको हम ब्रेड्स रूल ही बताएंगे। क्या बताएंगे, एक ब्रेड्स रूल ही बताएंगे, ठीक है। ब्रेड्स रूल भी जो बच्चे हमसे अभी पढ़ रहे हैं, पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मालूम होगा मैं ब्रेड्स रूल पढ़ा चुका हूं। अभी थोड़ा सा फिर उसका ब्रीफ हम जो है आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ब्रेड्स रूल में हमने बताया था कि अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो उसका जो ब्रिज हेड होता है उस पे डबल बॉन्ड जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड ब्रेक कर जाता है या बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो अब आपसे जेई में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देखो जेई में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मैं आपसे अब क्वेश्चन अपनी तरफ से ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन बना के, कि ये बताओ कि ये और ये, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये या ये। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिड्स, अगर ये ब्रिज हेड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, मतलब ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो अगर ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये हमारे पास लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, और ये हमारे पास मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। अब अगर जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये, इसमें बताओ लेस स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल कौन है। नीट में आपको क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोमर ऑफ दिस कंपाउंड, इसका कौन सा टॉटोमर है, ये वाला या ये वाला। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, जो मोर स्टेबल होगा उसी को हम टिक करेंगे कि ये वाला इसका जो होता है ज्यादा स्टेबल है, और यही वाला इसका टॉटोमर भी कहलाएगा। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो हम कहेंगे ये वाला होगा। क्लियर नहीं क्लियर। चलिए बेटा इसे नोट करें, फिर आपको ब्रेड्स रूल पढ़ाते हैं और उसी पे क्वेश्चन थोड़ा सा और करा देते हैं। हालांकि हम पहले ब्रेड्स रूल पढ़ाते हैं, बाद में इसको क्वेश्चन कराते हैं तो ज्यादा मजा आता है आपको, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं इसको। ब्रेड्स रूल बता दे रहे हैं आपको, क्या ब्रेड्स रूल होता है अभी आप समझ जाएंगे 2 मिनट में। देखो, ब्रेड्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास अगर कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड हो। अब आप लोग पूछने लगेंगे सर बाईसाइक्लो क्या होता है। तो एक बात समझिएगा कि अगर अगर कोई जो 2 रिंग हैं वो 2 अलग अलग कार्बन पे फ्यूज हैं तो उसे बाईसाइक्लो बोलते हैं। अगर कोई 2 रिंग एक कार्बन पे फ्यूज है तो उसे स्पाइरो बोलते हैं। देखो, एक रिंग हमारे पास ये है, एक रिंग ये है, 2 अलग अलग रिंग की तरफ देखो तो ये 2 अलग अलग कार्बन पे फ्यूज है, देखो एक, ठीक। अगर हमारे पास जैसे ये एक रिंग है, देखो एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ये 2 अलग अलग रिंग है, ये किसी एक कार्बन पे फ्यूज हो जाए, देखो ऐसे, ये यहां पर इस कार्बन पे आके दोनों फ्यूज हो जाएं, जुड़ जाएं। एक कार्बन पे फ्यूज है तो उसे स्पाइरो बोलते हैं, 2 कार्बन पे फ्यूज है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन पे फ्यूज होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे बाईसाइक्लो। जैसे हमारे पास ये रिंग है, देखो ये रिंग है, जैसे अभी हम लोग पीछे वाली देख रहे थे वो भी हमारे पास बाईसाइक्लो ही था। हमारे पास देखो ये इस तरीके से कोई रिंग है, 2 अलग अलग रिंग है ये, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर। अच्छा, इसी को जो अभी बनाया है उसी को बता देते हैं ताकि तुम लोग कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। देखो ये हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल वाला एक 2 अलग अलग रिंग है, ये अलग अलग रिंग है। अगर ये एक ही कार्बन पे जाके फ्यूज हो जाए, एक कार्बन से फ्यूज होते हैं, तो इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं स्पाइरो, इसको नाम देते हैं स्पाइरो। आप लोगों ने आईपीएससी में पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो उनके लिए हम बता रहे हैं। अगर ये 2 कार्बन पे जुड़ जाए, देखो यही 2 रिंग है, जैसे मान लिया इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाए, देखो ये हो गया, ठीक है ये,
और दूसरी रिंग भी इसी 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 जगह पे जुड़ जाए। देखो ये दोनों रिंग जो होती हैं वो 2 कार्बन पे फ्यूज हो गई यहाँ के, यही दोनों रिंग, इसको हमने बस रिवर्स करके जोड़ दिया है दोनों को, इधर इसको ऐसे रिवर्स किया, इसको ऐसे पलटा और दोनों को जोड़ दिया। 2 कार्बन पे आके जुड़ रही हैं, 2 कार्बन से जुड़ रही हैं। अगर 1 कार्बन से जुड़ रही हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरो, 2 कार्बन से जुड़ रही हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो। तो देखो ये कंपाउंड जो हमारे पास क्या है, बाईसाइक्लो। जो ब्रेड्स थे उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है वो बाईसाइक्लो पे दी है, ठीक है। उन्होंने बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी जो थी उसी से जो है इंस्पायर होकर ये थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ब्रिज हेड होता है, ये जो ब्रिज हेड होते हैं जहां पर दोनों रिंग फ्यूज होती हैं, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड। जो ब्रिज हेड होता है वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने हालांकि ये बताया था कि वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उसका एंगल कितना होना चाहिए बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज में एंगल होना चाहिए 120, लेकिन अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो इसका एंगल 120 नहीं होता, जिससे इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है और स्ट्रेन आने की वजह से रिंग जो होती है वो ब्रेक कर जाती है। आप कम शब्दों में, कम जो है अल्फाज में ये आप बात समझिए कि हमारे पास जो ब्रिज हेड होता है वो वाला कार्बन कभी भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, या हम इसको जो है दूसरे शब्दों में कहें कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। देखो यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, 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 यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता। कुल मिलाकर जो ब्रिज हेड कंपाउंड है उन पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और वो क्या कर जाता है बेटा, ब्रेक कर जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर कहीं पर ब्रिज हेड कंपाउंड आए तो आप ये ध्यान दें, आप ये ध्यान, अगर कहीं पर ब्रिज हेड कंपाउंड आए तो आप ये बात का ध्यान दें कि अगर वहां पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इतनी बात तो ध्यान देना, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन बना, जो अभी क्वेश्चन पूछा है उसमें भी देखो ब्रिज हेड था। अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो ये था ना, ये हमारे पास था ना, ये यही तो था। तो देखो ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, 2 यहां पर कार्बन फ्यूज है, तो ये भी बाईसाइक्लो हुआ ना, ये बाईसाइक्लो हुआ। और ये हमारे पास ब्रिज हेड हुआ, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, यहां पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, यहां पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हमने जो यहां वाला बताया वो हमने कहा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा और वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। चले एक क्वेश्चन बताएं बेटा। क्वेश्चन कुछ ये है, 3 स्ट्रक्चर आपके बने हुए हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक, अब इसमें जो पहला वाला स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देखो ये डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें भी डबल बॉन्ड O है यहां पर, और दूसरे पे क्या लगा है, अच्छा डबल बॉन्ड और ये इसका यहां पे है, ये स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से, देखो ये डबल बॉन्ड हो यहां पे नीचे अंदर की तरफ लगा हुआ है। और जो थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है वो ये है हमारे पास यहां पर, ये डबल बॉन्ड। ये आपका नीट 2016 का सवाल है, ये नीट 2016 का सवाल है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म, मतलब उसमें कौन कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कुछ ऑप्शन उसके इस तरीके थे कि ये फर्स्ट वाला करेगा, कि फर्स्ट सेकंड दोनों करेंगे, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों करेंगे, और लास्ट में ऑप्शन उसका था थर्ड ओनली। तो इसको जरा चेक करिए, इसको अगर हम टॉटोमेरिज्म कराएं इसमें तो ये हमारे पास Z हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे पास Y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। X के लिए लड़ाई है, X या तो ये वाला कार्बन हो सकता है या तो ये वाला कार्बन हो सकता है। ध्यान देना, अगर इसको हम इस वाले कार्बन को X मान रहे हैं तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और 2 फिनाइल लगे, मतलब कोई भी हाइड्रोजन यहां पर मौजूद नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर इधर देख लें, अगर हम इसको X माने ले रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, यहां से ये इसको हाइड्रोजन दे सकता है। लेकिन ध्यान देना डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, और इस काम के लिए सर हमको ब्रिट्स ने मना किया है। ब्रिट्स ने कहा सब कुछ करना, ये मत करना, किसी के सर पे ब्रिज हेड पे जो है कोई ब्रिज हो उसके हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, वरना स्ट्रेन आ जाएगा और
स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हम नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ना इधर से हम टॉटोमेरिज्म करा सकते, ना इधर से करा सकते। यहां से हमारी कहानी खत्म हो गई कि ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। इस वाले कंपाउंड पे आते हैं, तो कोई ये Z हो जाएगा, ये हमारे पास ये Y हो जाएगा। इसके लिए भी वही मुसीबत, जिसके लिए ये X हो जाएगा, ये X हो जाएगा। या तो डबल बॉन्ड यहां पर आए, या तो डबल बॉन्ड यहां पर आए। तो यहां पर भी आ रहा है तब भी वो ब्रिज हेड से जुड़ रहा है, यहां पर आ रहा है तब भी वो ब्रिज हेड से जुड़ रहा है। और इस काम के लिए ब्रिट्स ने हमें मना किया है कि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनाना। ठीक है, जो ये ब्रिज हेड होता है वो किसी भी साइड से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, ये भी ब्रिज हेड है, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। मतलब ना ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो कर पा रहा है, ना ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो कर पा रहा है। आ जाओ थर्ड वाले स्ट्रक्चर पर जरा चेक करके बताओ। हाँ, इसके लिए हमारे पास ये Z हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, और X के लिए ये नहीं ले सकते। क्यों? वही कंडीशन, ब्रिज हेड हो जाएगा। ब्रिज हेड होने की वजह से हम इसको तो नहीं ले सकते। फिर किसको ले सकते हैं? इसको चेक करते हैं। सॉरी बेटा, इसको हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसके पास हमको अनदेखे हाइड्रोजन दिख रहे हैं। देखो इसकी वैलेंसी यहां पे कार्बन ही तो होगा, कार्बन होगा, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, मतलब 2 हाइड्रोजन अभी बाकी है इसमें। तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहां से ये अपना हाइड्रोजन इसे दे देगा और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला टॉटोमेरिज्म शो करता है, और कोई भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? सर ये 2016 का सवाल भी हो गया। अब इसी 2016 के सवाल को बेस बनाते हुए 2-3 सवाल और कराते हैं, ताकि आपको और मजा आ जाए। चले देखे कैसे सवाल है। अच्छा बताएं, क्या हमारे पास 3 कंपाउंड हम बना दे रहे हैं, ठीक? उससे बताएं कि कौन कौन उसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, ढंग से बना दिया जाए, ये देखिए, ताकि आपको कोई विचित्र एलियन ना लगे ये। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ते हुए सबसे डर तो यही लगता है बच्चों को कि सर क्या एलियन जैसे कुछ कलाकृतियां बना रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। बताओ इसमें कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। जरा पहले वाले पे आ जाते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा अजीब सा बना, ये यहीं से सब बने हुए हैं, टेंशन मत लीजिएगा, सब बढ़िया से हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बताइए, इसके लिए हमारे पास X ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ये हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो ब्रिज हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ब्रिट्स ने मना किया है। हम लोग बहुत ओबीडियंट बच्चे हैं, एक बार कोई मना कर दे वो काम बिल्कुल नहीं करते, और केमिस्ट्री में मना करे तो खास तौर पर नहीं करते। क्यों? वैसे भी हमें नहीं करना होता है कुछ, तो हमको जब ब्रिट्स ने मना किया तो हमने इसको छोड़ ही देना है। इसके पास पहुंचना है, ये हम ले सकते हैं, बट इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये कार्बन हुआ, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 और 2 ये लगे 4, तो 4 बॉन्ड की वजह से इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इधर आ जाइए, इस वाले का, अच्छा इस वाले के पास भी वही प्रॉब्लम है भाई। इधर ये ब्रिज हेड है, ये ले नहीं सकते। इधर ये वही वाली प्रॉब्लम यहां पर भी, तो इधर से भी नहीं शो करेगा, और इस वाले तरीके से नहीं शो करेगा। सेकंड वाले के उस पर आ जाइए, स्ट्रक्चर पे। अच्छा, ये वाला जो पूरा डिक्टो यही तो बना हुआ है। अगर इधर देखेंगे ये ले नहीं सकते, इस पे हाइड्रोजन नहीं। इसकी तरफ से देखेंगे ये ले नहीं सकते, इस पे हाइड्रोजन नहीं। अच्छा इधर से देखते हैं, अगर हम देखें ये ले नहीं सकते क्योंकि ये ब्रिज हेड है। इधर से तो हम ले सकते हैं, यहां पर ये वाला कार्बन, ये तो ना ब्रिज हेड है और ना ही इसके पास हाइड्रोजन की कमी है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो है हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब फोर्थ वन, थर्ड वन था, ये थर्ड वन, ये वाला करेगा? ये वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसकी चारों जो हमारे पास जो कंडीशन है देख लो, ये ऑक्सीजन, तो यहां से बिल्कुल वही जो ऊपर पर पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल वही कंडीशन इधर भी है और वही कंडीशन इधर भी है, तो ये भी हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो नहीं करने वाला। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा, नहीं आ रही? चले इसे मिटा देते हैं। आई थिंक आपको ब्रिज हेड के सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एनोलाइजेशन। एनोलाइजेशन, सर एनोलाइजेशन क्या होता है?
हाँ, एक ना छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एनालाइजेशन है बड़े टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं? देखो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कीटो ग्रुप होता है, ठीक, ये हमारे पास कीटो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा बना देते हैं इसको, ये हमारे पास कीटो ग्रुप है, मान लीजिए CH3 है और ये हमारे पास कीटो ग्रुप है। जब इसका इनॉल बनाएंगे तो ये बनेगा, ये इनॉल होगी। अब पूछा जाए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो ज्यादा स्टेबल होता है या इनॉल ज्यादा होता है? मोस्ट ऑफ द केस में देखिएगा कि इसमें यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है डबल बॉन्ड में, इसमें तो 365 किलो जूल होती है, और यहां पर जो होती है वो तकरीबन 250 किलो जूल पर मोल होती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो जहां तक हमको दिख रहा है 365 किलो जूल पर मोल और 250 किलो जूल पर मोल, इस हिसाब से हमें ये लग रहा है, लग क्या रहा है, होता ही ये है, जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। बात समझ में आ रही? जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। लेकिन इनॉल के साथ कुछ घटनाएं अगर हो जाएं तो इनॉल कीटो से बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकता है। मेरी बात समझ लेना अच्छे तरीके से। नॉर्मली पूछे, आपसे कोई पूछे कि भाई आप ये बताइए कि कीटो वाली फॉर्म, देखो टॉटोमर है ना, तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो वाली या इनॉल वाली? आप किसे बताएंगे, कीटो वाली या इनॉल वाली? तो आप कहेंगे नॉर्मली कीटो फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इनॉल से। क्लियर नहीं क्लियर? फिर अगर आपसे कोई ये पूछ दे, बताओ क्या इनॉल भी कभी स्टेबल हो सकती है? तुमको हाँ बिल्कुल हो सकती है, इनॉल कीटो से बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन आए तब। अब वो कंडीशन क्या होती है? देखो, पहली फर्स्ट नंबर पे कंडीशन ये होती है कि इनॉल फॉर्म बनते ही वो एरोमेटिक हो जाए। अगर वो एरोमेटिक हो गया तो उससे ज्यादा फिर स्टेबल कुछ नहीं। अगर कीटो फॉर्म से जैसे इनॉल बना, इनॉल में वो एरोमेटिक बन गया, तो उससे ज्यादा स्टेबल कुछ नहीं हो जाएगा। वहां पर इनॉल की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाती है, तकरीबन 99.99% इनॉल होता है और कीटो सिर्फ 0.1% रह जाता है। मतलब इनॉल जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है हमारे पास, पहली कंडीशन हमारे पास एरोमेटिक हो गई, और जो दूसरी कंडीशन होती है वो कहीं पर उसमें कॉन्जुगेशन आ जाए, कॉन्जुगेशन आ जाए, और इसी को हम लोग कह सकते हैं या रेजोनेंस आ जाए। रेजोनेंस इसी को बोलते हैं, कॉन्जुगेशन जब होगा तो रेजोनेंस आ जाएगा। उसमें क्या आएगा बेटा? रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, रेजोनेंस आ जाए। और थर्ड हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तब भी इनॉल की परसेंटेज काफी बढ़ जाती है। तो या तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक इनॉल बन जाए, या फिर हमारे पास इनॉल में कंजुगेशन हो जाए, या फिर हमारे पास इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो वो कीटो से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा जाए कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनॉल ज्यादा स्टेबल है, आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। बट अगर इनॉल में ये तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आ जाती है तो इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए एक दो पॉइंट लिखिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। जल्दी पॉइंट लिखिए, लिखो बेटा। मोस्टली कीटो फॉर्म, मोस्टली keto form is more stable than enol form, but there are some factors by which enol form becomes more stable, अच्छा देखो, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि इन तीनों फैक्टर में सबसे बढ़िया फैक्टर कौन सा होता है? सबसे बढ़िया फैक्टर होता है एरोमेटिक, उसके बाद होता है कॉन्जुगेशन, और उसके बाद होता है HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। शॉर्ट लिख रहे हैं, आप लोगों को बोल के बता रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में फुल फॉर्म लिखिएगा, वरना फिर आप हमको फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, सर ACHB क्या होता है? तो शायद हम भी समझ ना पाए, यार ACHB क्या होता है, क्या पूछ रहे। बहुत सारे बच्चे से पूछ रहे थे, सर ये क्या लिखाया? अच्छा हम यहाँ पे शॉर्ट लिख लेते हैं, वो चैप्टर नहीं भेजेंगे,
टॉपिक नहीं बताएंगे, वो बस ऐसे ही पूछेंगे, ऐसे फोटो खींच के भेजेंगे, सर ये क्या है। अब सोचो यार कहाँ पे लिखाया, क्या लिखाया, ना उसके आगे का कुछ बता रहे हैं ना उसके पीछे कुछ बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आता ये है क्या आखिर। तो इसलिए फुल फॉर्म जरूर लिख लेना चाहिए। ये हमारे पास एरोमेटिक है, वो कॉन्जुगेशन है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर नहीं क्लियर, बोले बेटा। चल एक पॉइंट और छोटा सा लिख लें, छोटा सा और लिख लें, लिख लो बेटा, लिखो। in this प्लस आई या ब्रैकेट में लिख लो प्लस आई, और ब्रैकेट में लिख लो ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी इन दिस प्लस आई और ब्रैकेट में लो ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज। लाइक CH3 decreases in all content, but C6H5 increases in all content, वो in all content को इंक्रीज करता है। क्लियर नहीं क्लियर, चलें बेटा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये है, ध्यान देना जितने हम ये बना रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहां पर स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हमारे पास ये है और ये है इस तरीके से, ठीक है, ध्यान देना ये हमारे पास जब टॉटोमेरिज्म करेगा तो टॉटोमेरिज्म करने के बाद ये हमारे पास जो कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो इसकी वजह से ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये और ये। देखो ये वाला कंपाउंड कहां में बदल गया, एरोमेटिक कंपाउंड में। ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म कहां में कन्वर्ट हो गई, एरोमेटिक में। अब इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर पूछा जाए ये कितना मिलेगा तो कहोगे 99.99% जो होता है वो इनोलिक फॉर्म मिलेगी, और 0.01% जो है वो हमारे पास कीटो फॉर्म मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनोलिक फॉर्म जो होती है इसकी, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अब ये एरोमेटिक क्यों है ये आपको मालूम है, पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई है, मतलब ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक होती है, ये आपको पहले से मालूम है और अभी लेक्चर में हम पीछे बता भी चुके हैं। क्लियर नहीं क्लियर। तो अगर ये कंपाउंड कहीं मिल जाए तो ये कीटो है और इसका इनॉल ये बन जाएगा, और इनॉल जो होगा बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर। अगर कंपाउंड कहीं आपको ये मिल जाए, ध्यान देना हम कौन कौन से कंपाउंड बनवा रहे हैं आपको, देखो ये भी हमारे पास काहे में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी जो हमारे पास कन्वर्ट होगा वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये वाला, चूंकि इसमें रेजोनेंस होता है, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, रेजोनेंस होने की वजह से इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, और शिफ्टिंग होने की वजह से इस पर यहां पर हाइड्रोजन भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेंजीन या हमारे पास फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी देखो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है, मतलब इसकी भी स्टेबिलिटी इनॉल कंटेंट की बहुत ज्यादा होने वाली है, इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। एक और हम करा चुके हैं आपको, फिर से यहां पर करा रहे हैं। वहां पर हम जब करा रहे हैं तब भी हमने बताया था कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहां पर ही बता दे रहे हैं। देखो ये वाला करके हम देखो वहां बता चुके हैं कैसे उसमें वो बनता है, कैसे इसमें इनॉल बनेगा ये हम बता चुके हैं। और जाएं आप लेक्चर नंबर 1 में देखेगा कि आपको मिलेगा ये एग्जांपल। इसमें भी जो बन रहा था वो बेंजीन रिंग बन रहा था। आप लोग अगर ध्यान हो तो ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग जाके आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका इनॉल कैसे बन रहा है। हम आपको यहां भी बताना चाह रहे हैं कि ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, और इनॉल में एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर नहीं क्लियर। चलिए अगेन एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं जिसमें एरोमेटिक तो नहीं बनता लेकिन उसकी स्टेबिलिटी लगभग एरोमेटिक के बराबर होती है। वो हमारे पास ये होता है, ये देखिए हमारे पास ये कंपाउंड होता है। इसमें क्या वजह होती है, देखो ये बनता तो यहां से है,
ये बनेगा तो ये, इसका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। आप लोग कहोगे सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हो जाती है, ये तो हमारे पास एरोमेटिक भी नहीं है। हो इसलिए जाती है क्योंकि यहां इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, रिपल्शन की वजह से इन दोनों के बीच में इतना भयानक रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से ये अपने आप को बहुत कम स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कंपाउंड, जो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे पास ये इनॉल बनता है, वो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये इस फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता। अगर ये कंपाउंड इस फॉर्म में है तो रिपल्शन की वजह से ये इस फॉर्म में रहना नहीं चाहता, और ये अपने आप को यहां पर डबल बॉन्ड शिफ्ट कर लेता है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर लेता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और इसका परसेंटेज भी काफी हाई हो जाता है। क्लियर? अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन कैसे आता है, जरा लिखिए क्वेश्चन, तो आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म हैज मोस्ट स्टेबल इनॉलिक फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटो फॉर्म हैज मोस्ट स्टेबल इनॉलिक फॉर्म। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कुछ कीटो फॉर्म दी गई हैं, उसमें पूछा यह गया है कि इसमें बताइए सबसे ज्यादा इनॉलिक फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉलिक फॉर्म किसकी होगी। तो पहला ऑप्शन अब आपके पास ये है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा ऑप्शन सर आपके साथ पास ये है, तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है, ठीक है। चलो तीन ही बताओ, चौथा बाद में बताते हैं। तीन बताओ। देखो, क्या ये कीटो से इनॉल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, हमें मालूम है ये एसीटोन है, बन सकता है, ठीक है। क्या ये हमारे पास कीटो से इनॉल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। क्या ये कीटो से इनॉल बन सकता है? अभी ऊपर बनवाया यार। इन तीनों में इसका इनॉल जो बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा? एरोमेटिक बनेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें भी तो बेंजीन है, ये भी तो एरोमेटिक होगा। हां, बट वो कीटो फॉर्म में भी तो एरोमेटिक है, कीटो फॉर्म में भी तो एरोमेटिक है। जब इनॉल बनेगा वो इस साइड से इनॉल बनेगा इसका। देखो, इस साइड से इनॉल बन नहीं सकता। आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, 1 और 2 दोनों देखिए, क्यों नहीं बन सकता। हमने कहा था कि अगर कहीं पर बेंजीन रिंग से कोई जुड़ा हो कंपाउंड तो वो इनॉल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? आप लेक्चर नंबर 1 और 2 में देखिए, हमने ढेर सारे एग्जाम्पल कराए, आप लोग वहां पे उसको समझिए अच्छे तरीके से। तो यहां पर इनॉल किधर से बनेगा? इस साइड से बनेगा, इस साइड से तो इनॉल बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो कीटो में भी तो बेंजीन रिंग है, इनॉल में बेंजीन रिंग है, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन यहां पर देखो, ये कीटो में जब है तो ये बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जब यहां पर इनॉल फॉर्म बना तो ये एरोमेटिक बना। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल इनॉलिक फॉर्म होगा, तो आप लोग चेक करेंगे वही फैक्टर, कहीं एरोमेटिक तो नहीं। एरोमेटिक होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो हो जाएगा। अगर एरोमेटिक नहीं है तो फिर आप चेक करिए कहीं उसमें कॉन्जुगेशन तो नहीं, जिसमें कॉन्जुगेशन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल वो हो जाएगा। अगर कॉन्जुगेशन भी नहीं है तब आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे, तब उसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे कि आप उसमें देखेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। चलें बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एक चीज समझ लेना बेटा, हमारे पास अगर हमको कहीं ये दिख जाए, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो इसका इनॉल कंटेंट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल बनता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, ध्यान दे लिया, ये आपको हमने बना के दिखा दिया, C डबल बॉन्ड हो, बीच में CH2, उधर C डबल बॉन्ड हो, इसका इनॉल कंटेंट जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्लियर? क्यों बनता है जरा देखिए, इसका जब इनॉल कंटेंट हम बनाएंगे तो ये बनेगा C, देखो ये H यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये हमारे पास OH हो गया, और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये हमारे पास था। अब देखना, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है,
ये हमारे पास इनॉल फॉर्म। देखो ध्यान देना, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना, ये हर जगह आपको मिलेगा। ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, आप जब सवाल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये हमने एक बीच का एक पोर्शन निकाल के आपको बता दिया कि अगर ऐसी कहीं कहानी आपको दिख जाए तो उसका इनॉलिक फॉर्म जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान देना, ये हमारे पास हमने क्या किया, ये हमारे पास Z हो गया, ये हमारे पास Y हो गया और ये हमारे पास X हो गया। इससे H निकाल के हमने इसको दिया, डबल बॉन्ड यहां पे हो गया। यही कहानी इधर से भी हो सकती थी, आपकी मर्जी करे इधर से कर लो, आपकी मर्जी करे इधर से कर लो, एक ही तरफ से हो सकती है एक बार में। ठीक है, तो हमारी मर्जी कर ली, हमने इधर से कर ली, आपकी मर्जी करे तो आप इधर से डबल बॉन्ड इधर देके H इधर लगा दीजिएगा। अब इसमें दो फैक्टर काम करना शुरू कर देते हैं। देखो एक बार, पाई सिग्मा पाई मतलब कंजुगेशन आया, पाई सिग्मा पाई मतलब कंजुगेशन आया। कंजुगेशन की वजह से भी इसमें स्टेबिलिटी होती है। और दूसरी एक चीज इसमें देखो ये होती है, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास H है, इधर भी O है, इधर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसमें क्या बन जाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, कौन, इनॉल फॉर्म। क्लियर नहीं क्लियर? इसको एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से याद करें, बहुत जगह आता है। ठीक है, चलिए इसे नोट करें। नोट क्या करें, एक सवाल उसमें पॉइंट लिख लें। देखो बेटा, कंपाउंड कंटेनिंग, एक पॉइंट लिखे कंपाउंड कंटेनिंग, उसके बाद ये लिखे कंपाउंड कंटेनिंग के बाद ये लिखे, ये अलग पूरा पोर्शन, कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग, इसके बाद ये बनाए, उसका लिखे ग्रुप, फॉर्म स्टेबल इनॉल, फॉर्म स्टेबल इनॉल ड्यू टू चिलेशन by hydrogen bonding, due to chelation by hydrogen bonding and resonance, due to chelation by hydrogen bonding and resonance क्लियर है नहीं क्लियर है? चले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले ले, इसको बना लेना जैसे इसमें होता है। ठीक है, चल एक क्वेश्चन करें इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। देखो इसमें बेटा जो अभी तक तुम लोगों के मन में क्वेश्चन सारे उठ रहे थे, सबका आंसर हमने ये दे दिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली पहली फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म है, पहली वाली कीटो फॉर्म है। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3 जो भी पहले पढ़ाया। ठीक, अब तुम्हारे मन में एक जिज्ञासा ये हो रही होगी, पहले तो हमने क्या किया, जो हमने तुम्हें करके बताया कि हमने H यहां से यहां दे दिया, डबल बॉन्ड यहां से यहां दे दिया, तो ये कंडीशन बन गई। देखो ये वाला इनॉल बन गया। देख ध्यान देना, यहां से क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहां से यहां आया, H यहां से यहां पहुंच गया, ये वाली इनॉलिक फॉर्म बन गई। ठीक, अब तुम्हारे मन में एक सवाल और हो रहा होगा कि सर इधर से भी तो इनॉल बन रहा है। यस, उधर से भी इनॉल बनेगा। देखो
यहां से क्या हुआ, H यहां से यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से यहां बन जाएगा। देखो ये वाली इनॉल बना दी हमने, बना दी। एक और आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, कौन रहा होगा, वो ये हो रहा होगा कि सर यहां से एक H हमने लेके यहां डबल बॉन्ड आ गया, एक H तो भी मौजूद है ना, वो यहां से लेके यहां से H इधर कर देंगे, डबल बॉन्ड ये ले लेंगे, तो ये वाली बन गई। तो हमने तुम्हारे मन में जो सारे सवाल उठ रहे थे वो सारे हमने यहां पे ले लिए। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा इनॉलिक परसेंटेज किसका होगा। देखो यहां पर अगर हमने बनाया तो थर्ड वाले में देखो, देखो फर्स्ट वाले में तो हमको मालूम है, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस भी है और हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो सॉरी सेकंड वाले में हमारे पास रेजोनेंस भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो वो होगा ही होगा। क्लियर। जरा इसको देखो, थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में इनॉल तो बन रहा है लेकिन ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इधर बन जाती है थोड़ी सी, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बन जाएगी, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है और थर्ड वाला कम स्टेबल है। आज जो फोर्थ वाली जो इनॉलिक फॉर्म बनी है, जो फोर्थ वाली इनॉलिक फॉर्म बनी है उसको जरा चेक करके बताओ। जो फोर्थ वाली बेटा इनॉलिक फॉर्म आपकी बनी है, फोर्थ वाले में आप इसको चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। और आप लोग कहीं पर ये टॉप पे लिख लीजिए पॉइंट, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड अगल बगल में आ जाएं या एडजेसेंट पे आ जाएं तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाया करते हैं, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाया करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से वो कंपाउंड बहुत कम बनते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बोलें, बोले बेटा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी बेटा, जो हमने पढ़ाई वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो जाएगी आपकी, ये वाली सेकंड वाली। ठीक है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो आपको कीटोनॉल बताया ही नहीं, आपको पहला वाला कीटोन और दूसरा वाला इनॉल है उसका। बढ़िया क्वेश्चन करा दिया हमने, सारे क्वेश्चन आपके इसमें लग जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए, समय नहीं है। चल इसे नोट करें फटाफट। लिखे बेटा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं आपको, देखिए आप लोग जो है कितना उसमें जो है कर पाते हैं। चले बेटा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम ये कराते हैं, चले बताएं, सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन बनाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि CH3 जो है वो इनॉलिक परसेंटेज घटाता है और C6H5 इनॉलिक परसेंटेज बढ़ाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखाया था एक पॉइंट। देखो ये आपका इनॉलिक फॉर्म बढ़ाएगा, ये आपका इनॉलिक फॉर्म घटाएगा, इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो 1 2 3। तो सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज किसी की होगी वो 3 वाले की होगी, उसके बाद कौन आ जाएगा 1 वाला, क्योंकि ये तो घट जाएगा। देखो बाकी बीच वाला सब में स्ट्रक्चर बराबर है, ये देखो यहां से चेक करो समय बराबर है कि नहीं है, मतलब इसमें सारे सब में वही होना है, वैसे ही बनाना इनॉल बनाना है। लेकिन इसमें चूंकि इनॉल बनेगा, जब इधर इनॉल बनाएंगे तो ये घटा देगा ये बढ़ा देगा, इसमें कोई जो है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा थर्ड हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, चल नोट करें बेटा। एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनसॉल्युबल इन NaOH। क्वेश्चन नोट करिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन NaOH, इनसॉल्युबल इन NaOH। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा। देखो कॉन्सेप्ट तो हमने शायद हमारा थर्ड ये लेक्चर है, हालांकि थर्ड नहीं होना चाहिए था, जो एक लेक्चर है वो हमारा कल वाला जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल वजहों की वजह से बहुत कम हो पाया था। लेकिन आप देखिए जितना भी हमने बताया टॉटोमेरिज्म में, हमने कॉन्सेप्ट पहले वाले लेक्चर में बस थोड़ा सा बताया था, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद आप कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन ट्राई करें, आपको सब आएंगे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ट्राई करें और बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा देते हैं, एक आध लेक्चर बढ़ जाते हैं, बट कंटेंट आपको जो मिलेगा वो फुल मिलेगा, पूरा मिलेगा। कंटेंट में कोई कोताही नहीं होगी, क्वेश्चन में कोई कटौती नहीं होगी, ताकि आप जब एग्जाम में, मेरा कहना होता है जब आप एग्जाम में जाएं तो एग्जाम से जब वापस आए तो हमको दुआएं देते हुए आए, गालियां देते हुए ना आए। और इस काम में बहुत ज्यादा हमको सक्सेस मिली है। लास्ट ईयर मैं उन बच्चियों का नाम नहीं लूंगा यहां पर, थोड़ा सा जो है हम किसी और कोचिंग में पढ़ाते थे, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये बात कही है, मानी है कि सर आप जो क्लास में कहते थे, आप क्लास में हमसे कहते थे कि हम ऐसा पढ़ाते हैं कि जब वहां से निकले तो दुआएं देते निकले और गालियां देते ना निकले। तो सही बात है, जब वो वहां से उतरी हैं तो दुआएं देते निकली हैं, क्योंकि बच्चों की 175 मार्क्स आउट ऑफ 180 आए हैं। 175, 170, 180 पूरे। इस साल भी एक लड़का ऋषभ है, उसको जो है केमिस्ट्री में पूरे 180 में से 180 मिले नंबर है। तो ये एक कोशिश होती है आपके लिए, और आप जब नंबर लेके आते हैं, जब सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यकीन जानिए सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिलती होगी आफ्टर योर पेरेंट्स, वो हम ही को मिलेगी। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दें कि आपका सिलेक्शन चुटकियों में हो जाए। ठीक, चलिए देखें क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हम बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इनसॉल्युबल इन NaOH, CH3, CH2, NO2 पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है CH3। चलिए इसको ट्राई करिए बेटा, और खासतौर पे ये जो अच्छी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो जरा इसको ट्राई करें। देखो ये प्राइमरी नाइट्रो ग्रुप है, ये सेकेंडरी है, और लास्ट वाला जो होगा वो टर्शरी है। CH3, 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 NO2। ठीक है, चलिए इसे ट्राई करें फटाफट, देखें कौन बच्चा इसे सही कर पाता है। चलिए 1 2 3, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर है इसमें, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। हम किसमें इसमें डिसॉल्व करना चाह रहे हैं? NaOH में। NaOH क्या होता है? बेस। बेस में क्या डिसॉल्व हो जाता है? एसिड। बेस में क्या डिसॉल्व होता है? एसिड। और एसिड क्या होता है एक्चुअल में? जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। हम और जब ऑर्गेनिक में एंटर करेंगे तो आपको बताएंगे एसिडिक हाइड्रोजन कहां कहां पाई जाती है। एसिडिक हाइड्रोजन एल्कोहल में पाई जाती है, OH में पाई जाती है। एसिडिक हाइड्रोजन आपके वाटर में पाई जाती है। एसिडिक हाइड्रोजन आपके टर्मिनल एल्काइन में पाई जाती है। तो टर्मिनल एल्काइन होता है लास्ट वाला, जो अगर ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में लगा हो तो उसमें जो है पाई जाएगी आप में एसिडिक हाइड्रोजन। जेरीविटनॉफ टेस्ट पढ़ाएंगे बेटा हम, ठीक है, उसमें आपको बताएंगे एसिडिक हाइड्रोजन कहां कहां पाई जाती है। जरा इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। क्या ये हमारे पास इनॉल बना पाएगा? ये हमारे पास NO2 है ना, ये इस तरीके से होता है ना, ये देखो डबल बॉन्ड O और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद करो हमने इसमें कराया था आपको, हमने कहा था CH3 CH, यहां से H चला जाएगा यहां पर, और यहां से डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा OH, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक, ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। टॉटोमेरिज्म शो करने के साथ साथ इसमें एक ग्रुप जो आएगा वो OH आएगा। और ध्यान देना बेटा, OH के पास जो H होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए पहला वाला तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड पे आ जाओ, क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा? बिल्कुल करेगा, हमने करके दिखाया था, आप लोग देख लीजिएगा जाके। NO2 होगा, जैसे इसको गया वैसे ये भी हो जाएगा, ये वाला H पहुंच जाएगा, इसमें भी OH बन जाएगा, मतलब ये भी हमारे पास क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और OH जब बनेगा तो उसके पास जो H होगा ना वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा इसकी वजह से ये NaOH में क्या होगा बेटा? डिसॉल्व हो जाएगा।
क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर थर्ड वन में आइए, इसमें ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा क्योंकि टर्शरी है, और टर्शरी की वजह क्या है? टर्शरी होने के साथ साथ इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि चारों तरफ, तीनों तरफ जो है इसके वो लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और एक तरफ NO2 लगा हुआ है, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा इसके पास। ध्यान दीजिए, हमने वहां भी आपको करके बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये OH नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म भी शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये ना ही NaOH में डिसॉल्व हो पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? क्वेश्चन बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसॉल्व्ड इन NaOH। तो आप लोग देख लिए, जहां जहां OH बन जाएगा या जहां जहां टॉटोमेरिज्म से OH बनता है वहां वहां वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? जैसे कीटो फॉर्म है, इनॉल बन जाता है तो उसमें OH आ जाता है, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आप लोगों से। क्लियर? चलिए इसे नोट करिए बेटा फटाफट। मिटा रहे बेटा इसको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं हम लोग। अच्छा इसमें बताओ, क्या ये डिसॉल्व होगा? पता नहीं बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। हमारा क्वेश्चन पूछने का जो है मन हमेशा किया ही करता है। एक क्वेश्चन भी नहीं कि ये डिसॉल्व होगा NaOH में, ये भी नहीं डिसॉल्व होगा। क्यों नहीं डिसॉल्व होगा? क्योंकि इधर से इस कार्बन के पास H ही नहीं होता। याद करो, आप लोगों को हमने बताया है, हमने बताया अगर बेंजीन ने कहीं जुड़ी हो किसी ग्रुप में तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये हमारे पास जब OH नहीं बना पाएगा तो ये NaOH में डिसॉल्व भी नहीं हो पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? चल एक लास्ट छोटा सा पोर्शन है, बस 2 लाइनें हैं, 3 लाइनें बता रहे हैं आपको। एक डायट सिस्टम होता है, एक ट्रायड सिस्टम होता है। हम ट्रायड सिस्टम को पढ़ा चुके हैं, जो हम लोग कीटो इनॉल पढ़ रहे हैं वो ट्रायड सिस्टम में पढ़ रहे हैं, याद नहीं? देखो ट्रायड सिस्टम में मतलब 3 एटम होंगे, 1 2 3, इसी में हम लोग पढ़ रहे थे। ये टॉटोमेरिज्म डायट सिस्टम भी हो जाता है। डायट मतलब सिर्फ 2 हमारे पास एटम हो, उसमें भी हो जाएगा। क्लियर नहीं? चलिए लिखिए बेटा, पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए। टॉटोमेरिज्म followed diet and triad system. Diet and triad system, इसी में लिखो, in triad system atom migrate, in triad system atom migrate from first to third atom, from first to third atom। देखो जो एटम माइग्रेट कर रहा है ये फर्स्ट एटम से थर्ड पे चला जाएगा। जो H है वो कहां जा रहा है? पहले से तीसरे पे जा रहा है, फर्स्ट टू थर्ड एटम। बट इन डायट सिस्टम atom migrate from first to second, फर्स्ट टू सेकंड। ठीक है, डायट सिस्टम का एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमारे पास ये है HN